अध्याय 191। रेजवेस को पूर्वाभास था कि यदि उसने गलत प्रश्न का उत्तर दिया तो हो सकता है कि उसका सिर अब उसके कंधों पर न रहे। बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने डॉक्टर जटलैंड को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया। एक और धक्का उसे किनारे भेज सकता था। उसने थोड़ी सी ही सही पर सफाई देने का फैसला किया। मेरे द्वारा काम किया जा सकता है। मैं अपनी गतिशीलता पर काम कर रहा हूँ। देखो, मैं फिर से चल सकता हूँ। उन्होंने अपना 10वां हिस्सा अपने जटलैंड अंग पर केंद्रित किया। उनका ऊर्जा चक्र सुस्त हो गया, जिससे उनके दर्द और नियंत्रण की हानि से कुछ राहत मिली। वेस ने तुरंत अपनी उंगलियां हिलाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। यह संभव नहीं होना चाहिए। जटलैंड ने वेस को अपनी उंगलियां नचाते हुए देखकर बुदबुदाया। आपके शरीर को अभी भी अपने परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। उत्साह ने उसके पहले वाले क्रोध का स्थान ले लिया। जिस तेजी से उसने अपना मूड बदला उसने वेस को चकित कर दिया। उसे फिर से खराब मूड में ले जाने के डर से उसने अपना मुंह बंद रखा और डॉक्टर के निरीक्षण का विरोध नहीं करने की कोशिश की। यह बेहद अजीब है, एक बायोलॉजिस्ट ने सोचा और अपने लैब कोट से एक जंग लगा स्कैनर निकाला। लेकिन रीडिंग झूठ नहीं बोलती। यह घटना अत्यंत दुर्लभ है। जब जटलैंड ने वेस के शरीर को थपथपाया और थपथपाया तो वे व्यावहारिक रूप से उसके ऊपर चिल्ला रहा था। आदमी ने विशेष रूप से अपने आंतरिक ऊर्जा चक्र पर ध्यान दिया और देखा कि यह अपनी अनियंत्रित स्थिति की तुलना में कितना कम हो गया था। आपको अपने जटलैंड अंग पर कोई प्रभाव डालने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आपके नियामक अंग में ऐसा करने की क्षमता का अभाव है। अपनी परेशानी के बावजूद वेस ने मानसिक रूप से राहत की सांस ली। कम से कम उसे अपनी गर्दन अलग करने की जटलैंड की इच्छा से छुटकारा मिल गया। जब चीजें उसके अनुरूप नहीं हुईं तो डॉक्टर अत्यधिक अस्थिर साबित हुआ। जैसे ही डॉक्टर ने उसे वापस उसकी खाट पर खींच लिया और उसके शरीर का अध्ययन करने के लिए कई मशीनें निकालीं, वेस ने परीक्षा के लिए इंतजार करने की कोशिश की। अभी उसे बस इतना करना था कि बचाव के इंतजार में समय निकालना था। उम्मीद है कि उसकी मदद आने वाली थी, क्योंकि उसे जटलैंड की सेवाएं पसंद नहीं थीं। जब जुनूनी डॉक्टर ने वेस को कई अलग अलग समाधानों का इंजेक्शन लगाया तो वह चिल्लाने लगा। उनके उद्देश्य की अनिश्चितता ने वेस को आराम करने से रोक दिया। कौन जानता था कि जटलैंड ने उसे जान से मारने का फैसला किया था। इन सभी रुग्ण विचारों से खुद को विचलित करने के लिए उन्होंने यह सोचने की कोशिश की कि समग्र अभियान का क्या हुआ। उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि क्या वह तब भी इस ग्रह को छोड़ पाएगा जब 40 दिन की अवधि समाप्त हो जाएगी। ग्रोइनिंग आईवी की सतह पर धात्विक तूफान फिर से शुरू होने के साथ जमीनी बलों के पास इस विदेशी लेकिन अत्यधिक खतरनाक ग्रह को छोड़ने के लिए बहुत कम समय बचा था। कक्षा में बेड़े की उपस्थिति के बिना उन्हें कभी भी उठाया नहीं जा सकेगा। फिर भी वेस ने पूरी तरह से उम्मीद नहीं खोई। नौसैनिकों की हार से शायद ही कभी हारने वाले पक्ष के सभी जहाजों का विनाश हुआ हो। जब तक 8 होराइजन स्वयं अच्छे क्रम में पीछे हट गया, तब तक मुख्य बेड़े का केंद्र अभी भी वापसी कर सकता था। इसके अलावा वेस बाराकोडा द्वारा उठाए जाने पर भी भरोसा कर सकता है। हो सकता है कि उसके कारवेट को हाउस काइन के पास भेज दिया गया हो, लेकिन चालक दल ने केवल उसे ही उत्तर दिया। यदि कैप्टन सिल्वेस्ट्रा अपने जहाज को हाउस काइन के पट्टे से बाहर निकाल सके तो वे निश्चित रूप से पिकअप का प्रयास करेगी। इसलिए वह अभी भी आशा से जुड़ा हुआ है। भले ही सबसे खराब स्थिति हो, फिर भी सिस्टम में उनके पास जीवन रेखा थी। जब तक उसने डिजाइन तैयार करने में कुछ साल बिताए, वह एक लंबी दूरी का टेलीपोर्टर खरीदने के लिए पर्याप्त डीपी जमा करने में सक्षम हो जाएगा जो उसे जानलेवा धातु तूफान बादलों के माध्यम से जाने के बिना दूर ले जा सकता है। अंतर डॉक्टर ने उसे अकेला छोड़ दिया और अपने बायोलैब में लौट आया। राहत ने वेस को आराम करने और भागने के प्रयास के लिए तैयार होने की अनुमति दी। पतला रसायनों की प्रभावशीलता के आधार पर
कैस अभी भी अपनी कुछ कार्यक्षमता बरकरार रख सकता है। उम्मीद है सूत्र ने केवल यांत्रिक भागों से अधिक प्रभावित किया, जिन्होंने मुख्य रूप से सहायक भूमिका निभाई। जैसे ही वेस चुपचाप बदलाव का इंतजार कर रहा था, घंटों खिंच गए। जैसे ही उसे झपकी लगी, उसकी हथेली पर एक छोटी सी चुभन ने उसके आराम में बाधा डाल दी। उसके हाथों से कोई धातु की चीज टकराई। वेस ने ध्यान से वस्तु को पकड़ा और उसे अपने चेहरे पर उठाया। यह एक छोटा बॉट निकला। उनका बचाव दल अंततः गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने आशा पकड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बॉट ने एक सुरक्षित केबल बढ़ाया जिसे वेस ने अपने कोम से जोड़ दिया। इसने एक सुरक्षित, कम दूरी वाला कोम चैनल स्थापित किया। आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आप संयम में हैं? वेस ने अपना उत्तर टाइप किया। एक झोपड़ी में कैद में। संरचना पर कोई ताला नहीं है। मैं संयमित नहीं हूँ। जटलैंड को लगता है कि मेरे शरीर में लगाए गए प्रत्यारोपणों के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कृपया जटलैंड की सुरक्षा व्यवस्था का विवरण दें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें केवल इसकी एक झलक मिली कि जटलैंड ने क्या तैयारी की थी। अपनी उत्कृष्ट स्मृति के साथ उन्होंने सभी हेक्सापॉड और उनकी स्थिति को नोट किया और साथ ही गुफा में विभिन्न स्थायी संरचनाओं का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जटलैंड को सबसे अधिक परवाह थी बायोलैब के बारे में। उन्होंने अपने बचावकर्ताओं को यह भी चेतावनी दी कि जटलैंड ने आधारभूत मानव के मानकों को बहुत पहले ही पार कर लिया है। क्या वे यंत्र से वार का मुकाबला करने में सक्षम है? मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन वह बहुत तेज है। अगर वह भागने पर आमादा है तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। आपके सुझावों पर सलाह ली जाएगी। जैसे ही हम आपके शब्दों का सत्यापन कर लेंगे और अधिक खुफिया जानकारी एकत्र कर लेंगे, ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बचाव दल ने अपने दृष्टिकोण में अत्यधिक सावधानी बरती। आखिरकार डॉक्टर जटलैंड ने अक्सर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपने मुख्य ठिकानों में से एक में उसका सामना करने से निश्चित रूप से उसे उन तुरुप के पत्तों को प्रकट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा जो उसने अगले अभियान का सामना करने की तैयारी के लिए कई वर्षों से विकसित किए हैं। बॉट ने चैनल बंद कर दिया और अपनी केबल वापस लेने के बाद तैरने लगा। वेस ने अनुमान लगाया कि उसके बचाव दल पूरी गुफा में ऊपर से नीचे तक जाने का इरादा रखते थे। दुर्भाग्य से उन्होंने जटलैंड की सतर्कता को कम आंका। यह क्या है? एक बॉट? महज चूहे मेरी एड़ियां को तरना चाहते हैं। उठो मेरी प्रजा। हेक्सापॉड जो टूटी हुई कठपुतलियों की तरह इधर उधर घूमते थे, वहशी हो गए। यहाँ तक कि वेस के बगल वाले छोटे साथी ने भी ऐसा व्यवहार किया मानो किसी ने उसका रात का खाना छीन लिया हो। किशोर जानवर की धमकी की मात्रा ने वेस को भी डरा दिया। इससे साबित हुआ कि अपनी व्यापक उन्नति के बावजूद वह कभी भी एक वास्तविक शिकारी को मोमबत्ती नहीं दे सका। एक के बाद एक बहुत सारी चीजें हुईं। वेस ने लंगड़ा होने का नाटक करना बंद कर दिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने गुर्राने वाले हेक्सापोड को नजरअंदाज कर दिया और अपनी झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर चला गया। जैसे ही उसने इसे खोला, उसने अपने बचाव दल की ओर से एक साहसी प्रवेश देखा। यह पता चला कि बेस कैंप ने बड़ी तोपें निकाल ली। शिकार की आधी पलटन ने आक्रमण का नेतृत्व किया। उन्होंने हेक्सापॉड वयस्कों को एक तरफ धकेल दिया और किशोरों को कुचलकर पेस्ट बना दिया। जॉर्ज की घुड़सवार सेना के रंग वाले कुछ अन्य यंत्रों ने गुफा के प्रवेश द्वार को सुरक्षित कर लिया और हेक्सापॉड के कुछ वयस्कों को बाहर निकाल लिया। डॉक्टर जटलैंड, यह कैप्टन काइन है। मुख्य भूमिका में कैथरेक ने अपने लाउड स्पीकरों से आवाज निकाली। हमने तुम्हें घेर लिया है। हमने तुम्हें एक बार हराया और हम तुम्हें फिर से हरा सकते हैं। हार मान लेना। जब वह आधे डूबे हुए कैस की ओर दौड़ा तो डॉक्टर पागलों की तरह हंसा। हा 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 हा, आपने सत्ता की मेरी सीट पर मुझसे मुकाबला करके गंभीर गलती की है। उठो मेरे रक्षकों।
गुफा की दीवारें कुछ बिंदुओं पर ढह गईं क्योंकि उनके छिद्रों से कई अजीब जीव बाहर निकल आए। जानवर कीड़े की तरह दिखते थे लेकिन ठूंठदार अंगों वाले हेक्सापॉड जैसे दिखते थे। हालांकि उन्होंने अपने अंगों का उपयोग खो दिया, लेकिन उन्होंने गति, कठोरता और अविश्वसनीय रूप से मजबूत काटने के साथ इसकी भरपाई की। अकेले गुफा की लचीली दीवारों को भेदने की उनकी क्षमता ने उनकी ताकत का प्रदर्शन किया। बेहतर शब्द के अभाव में हेक्सावॉर्म के हस्तक्षेप ने कैप्टन काइन की सेना को जटलैंड को पकड़ने से रोक दिया। खतरे से बचने के लिए उन्हें सब कुछ करना पड़ा, जिनमें में लचीलेपन की कमी थी, जैसे कि हमले में भाग लेने वाले एकमात्र अजाक्स ओलंपियन को फुर्तीले कीड़ों से गंभीर रूप से नुकसान हुआ, जिन्होंने उसकी एड़ी को नुकसान पहुंचाया। कैथरेक ने जटलैंड को रोकने के अपने प्रयास को रद्द कर दिया और अपने एकमात्र भारी मेक को प्रारंभिक कब्र से बचाने के लिए मुड़ गया। डॉक्टर ने कैप्टन काइन की हरकतों को देखा और एक मजाकिया हंसी छोड़ दी। आप अपने आप को कैप्टन कहते हैं। आप जैसा भावुक व्यक्ति एक यांत्रिकी इकाई का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य है। एक बार जब डॉक्टर कैयस के पास पहुंचा, तो उसने सुप्त चिमेरा मेज के ऊपर अपना पैर रख दिया। जैसे ही विशाल मेक अपनी नींद से जाग उठा, उसकी आंखें खतरे से चमक उठीं। विशाल यंत्र अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होकर लकड़हारा के साथ पूल से बाहर आया। जैसे ही कैयस धीरे धीरे उलझी हुई शिकार पलाटन के पास पहुंचा, बेस पहले ही भागकर अराजकता का फायदा उठा चुका था। उस पर नजर रखने का प्रभारी छोटा हेक्सापॉड किशोर आक्रोश से चिल्लाया और जेल प्रहरी की तरह वेस के पीछे भागा, जो भागते हुए कैदी को रोकने का प्रयास कर रहा था। वेस को क्रोधित हेक्सापॉड के घातक जबड़ों में काटे जाने में कोई आपत्ति नहीं हुई और वे और भी तेजी से भागा। एक परिचित मेक गुफा में दाखिल हुआ। स्टैनिस्लाव ने कुछ किशोरों को लात मारी और वेस की ओर अपनी बैलिस्टिक राइफल तान दी। इसके वक्ताओं से मेलकोर की आवाज निकली, नीचे उतरो वेस। जैसे ही स्टैनिस्लाव ने अपनी राइफल से गोली चलाई, वेस ने खुद को जमीन पर गिरा दिया। वेस के ऊपर की हवा भयानक रूप से गूंज रही थी क्योंकि वह गोली लगने से बाल बाल बच गया। प्रक्षेपे वेस के ऊपर से गुजरा और हेक्सापॉड को फाड़ दिया जो उसके पिछले हिस्से को काटने वाला था। गुफा के ठोस फर्श पर गोली का प्रभाव उसके कानों में चुभ गया और क्षण भर के लिए उसका ध्यान भटक गया। इसने अनजाने में उसके जटलैंड को मुक्त कर दिया, जिसने वेस के दमन का बदला लिया। जब वेस ने खुद को संभालने की कोशिश की, जटलैंड को अंततः कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। जैसे ही कैयस ने ओलंपियन पर जोरदार हमला किया, उसके अंदरूनी हिस्से ने कुछ परेशान करने वाली आवाजें निकालनी शुरू कर दी। जटलैंड ने तेजी से कैयस को वापस खींच लिया, लेकिन वह लड़खड़ा गया क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने अपने अंगों पर नियंत्रण खो दिया था। पागल आदमी ने अपने चेहरे पर घबराहट भरी अभिव्यक्ति अपनाई, लेकिन शिकार करने वाली पलाटन को पहले से ही पता था कि क्या उम्मीद करनी है। कीड़ों के हस्तक्षेप के बावजूद कैथरे के संचालित भाले ने एक एक करके उनके लगभग अजेय तराजू को छेद दिया। एक बार जब केन ने उनमें से आधे को हटा दिया, तो उसने शेष को अपने अधीनस्थों पर छोड़ दिया और ओलंपियन की सहायता के लिए आगे बढ़ गई। जटलैंड को शायद ही पता चला कि उसका गर्व और खुशी इतने झटके से क्यों हिल रही थी। कैयस इतनी सारी बीमारियों से पीड़ित था कि 6 बीमारियां होने के बावजूद वह अपने पैरों पर संतुलन भी नहीं बना पाता था। जब इसने कैथरेक की चमकती सफेद भाले की नोक से बचने का प्रयास किया तो यह घोंगे की तरह आगे बढ़ा, जिसके परिणाम पूर्वानुमानित थे। संचालित भाले ने तराजू के माध्यम से छेद किया, जो एक भारी यंत्र की सुरक्षा से अधिक था, और नीचे की मांसपेशियों को गंभीर क्षति पहुंचाई। कप्तान के लिए दुख की बात है कि उसके लक्ष्य की भारी मात्रा ने भेदी प्रहार को दरकिनार कर दिया। इसके बजाय कैयस ने अपने अंगों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। वह कैथरेक को काटने के लिए भी आगे बढ़ा, लेकिन अत्यधिक उन्नत मशीन उसके जबड़े के करीब आने से पहले ही पीछे की ओर नाचने लगी। इस समय तक
जटलैंड को कुछ पता चल गया। उसने 2-4 बार हवा सूंघी। उसका चेहरा धीरे धीरे खराब हो गया। तोड़ फोड़, यह आप है। उसकी नजर वेस पर पड़ी जो असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। जटलैंड की घूरती निगाहों ने किसी तरह उसकी खराब स्थिति को बढ़ा दिया क्योंकि उसका आंतरिक ऊर्जा चक्र अनियमित रूप से हिल गया। तुमने भी मुझे धोखा दिया। आखिरकार मैंने आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो किया है, उससे बेहतर है कि आप उस हाथ को काट लें जिसने आपको खाना खिलाया, फिर बाकियों की तरह नष्ट हो जाओ। जटलैंड ने बाकी सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और बिना कुछ कहे केयस को वेस पर धावा बोलने का निर्देश दिया। ओलंपियन ने उनके रास्ते में खड़े होने की कोशिश की लेकिन जटलैंड ने अपने नियंत्रण को पुनः प्राप्त कर लिया और अपने काइमेरा में की नीली लौ वाली सांस को सक्रिय कर दिया। इसके जबड़ों ने पहले से बहुत कम लपटें छोड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना खतरा पैदा कर दिया कि भारी मशीन का पायलट सहज रूप से चकमा देकर अलग हो गया। केवल कैथरेक ने इसे ठंडा रखा। कैप्टन काइन ने अपनी टीम को चारों ओर से घेर लिया और वेस द्वारा बताए गए कुछ कमजोर बिंदुओं पर कुशलता से हमला किया जब उन्होंने केयस की योजनाएं प्रसारित की। हालांकि उसने गंभीर क्षति पहुंचाई, लेकिन विशाल मशीन को पंगु बनाने में बहुत अधिक समय लगा। जब आग की लपटें बुझ गईं, जटलैंड ने अपने नियंत्रक पर एक और बटन दबाया। केयस की चाल धीमी हो गई जबकि उसकी छाती चिंताजनक रूप से चमकने लगी। आखिरकार डॉक्टर ने अपना एक तुरुप का पत्ता खोल ही दिया। वेस को इस बात का डर था। डेटा चिप की योजना में केयस की छाती के अंदर की अजीब वृद्धि शामिल नहीं थी। कई दिनों तक जब से पहली बार उसके हाथ अंदरूनी हिस्से की रिकॉर्डिंग लगी, वे इसके स्वरूप और उद्देश्य पर माथापच्ची करता रहा। जब वह अपने ट्रांसीवर के साथ बेस कैंप के संपर्क में आया तो उसने जो एकमात्र चीज प्रदान की वह यह थी कि यह एक बड़े आकार के मानव मस्तिष्क जैसा दिखता था। कृत्रिम मस्तिष्क ने केयस की छाती के भीतर एक प्रमुख स्थान ले लिया, यहाँ तक कि इसका काइमेरा मेज के संवर्धित तापमान से सीधा संबंध भी था। अब ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा ऊष्मांग से अजीब बड़े आकार के मस्तिष्क में प्रवाहित होती है। वेस इसकी रूपरेखा भी देख सकता था क्योंकि अजीब चमक सभी बाधाओं को भेदने में सक्षम लग रही थी। डॉक्टर जटलैंड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं तुम्हें रुकने का आदेश देता हूँ। कृत्रिम मस्तिष्क से मानसिक ऊर्जा की एक अदृश्य लहर बाहर की ओर फूटी। गुफा के प्रत्येक मेक और प्रत्येक हेक्सापोड ने अचानक अपनी गतिविधियां रोक दी। कुछ मशीनें अपनी अनिश्चित स्थिति के कारण पलट भी गईं। कोई भी हिल नहीं सका। वेस को यह दूसरों से भी बदतर मिला। जटलैंड के शब्द एक विशाल और शक्तिशाली मानसिक सदमे की लहर के माध्यम से फैल गए जो सीधे उसके दिमाग और शरीर में घुस गए। दोनों की ताकत उसके खिलाफ हो गई, जिससे उसके लिए सांस लेना या आंखें झपकाना असंभव हो गया। इससे भी बुरी बात यह है कि इस घटना के कम होने के कोई संकेत नहीं दिखे। हर कोई चॉपिंग ब्लॉक पर मछली में बदल गया जबकि जटलैंड घटनाओं के मोड़ पर जोर से हंसा। मैंने अपना बदला लेने के लिए 27 साल इंतजार किया है। आप जैसे अज्ञानी प्राणी कभी भी मेरी प्रतिभा की बराबरी नहीं कर पाएंगे। हा 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 हा। अध्याय 192। चरम उत्कर्ष। जैसे ही जटलैंड अपनी विजय का जश्न मना रहा था, कैथरेक अचानक घबरा गया। इसके पायलट प्रतिक्रिया देने में विफल रहे, इसलिए इसके हाथ पैर अकड़ गए। अक्षम पायलट का पता लगाया जा रहा है। आकस्मिकता की शुरुआत। गामा 16 स्वायत्त नियंत्रण मोड सक्रिय। शिकार पलटन के कुछ अन्य जवानों ने भी अपने पायलटों के संकेत के बिना आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उनकी अजीब हरकतों से वेस को पता चला कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने उनका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। यह जटलैंड के मानसिक हमले के विरुद्ध एक शानदार प्रतिकार था। वेस को याद आया कि ओलंपियन के डिजाइन में ऐसा कोई बैकअप मौजूद नहीं था। चीफ रामिरेज ने उनकी चेतावनियों को गंभीरता से लिया होगा। ये आदिम बॉट मुझे नहीं रोकेंगे। जटलैंड ने फुसफुसाया और केयस को आगे बढ़ने का आदेश दिया।
मेज को विनियोजित करने वाली स्मार्ट इंटेलिजेंस ने पहले ही एक सपोर्ट्स को समाप्त कर दिया। जटलैंड की अंधाधुंध मानसिक आज्ञा ने न केवल मनुष्यों को बल्कि देशी वन्य जीवन को भी प्रभावित किया। कैओस के रुकने से पहले एआई ने उन्हें आसानी से साफ कर दिया। इसका व्यापक आंतरिक संक्षारक रसायनों के कारण क्षतिपूल के अंदर फिसलने से वे इसकी चाल धीमी हो गई, जिससे उसके विरोधियों को काफी समय मिल गया। उग्र सिरफिरे पर इस हत्याकांड का तनिक भी असर नहीं हुआ। वह कैओस को आगे की ओर ऐसे धकेलता रहा मानो वे एक चंद्रमा से टकराने जा रहे किसी अंतरिक्ष यान को चला रहा हो। उन्होंने हर संभावित परिणाम की उपेक्षा की क्योंकि एआई ने नियंत्रण में महारत हासिल कर ली और प्रभार प्राप्त करने के लिए गठित हो गए। कैओस अपने ट्रैक में रुक गया क्योंकि उसका एनीमिक ताज तैयार ओलंपियन को चरणबद्ध करने में विफल रहा। कैथरे के साथ वोल्मार्स ने लंबे समय से खुद को किनारों पर तैनात कर लिया था। मध्यम यांत्रिकी के रूप में वे शिकारियों के झुंड की तरह थोड़े समय के लिए स्थिर कैओस पर झपटे। सभी एआई का लक्ष्य कमजोर बिंदुओं पर था, जैसे कि उन्हें पहले से ही प्रासंगिक डेटा के साथ प्रोग्राम किया गया हो। कैओस इस बार वास्तव में झुक गया क्योंकि इसके कुछ कमजोर धातु हिस्से बल के कारण झुक गए। हालांकि भूखा ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा था। अपनी सभी बीमारियों के बावजूद कैओस ने धीमे लेकिन शक्तिशाली हमलों के साथ जवाबी हमला जारी रखा। यहाँ तक कि यह एक कठिन प्रयास को भी अंजाम देने में कामयाब रहा और सीने में एक वोल्मर स्क्वायर मारा। इसने एआई के उपयोग के दोषों पर प्रकाश डाला। उन्हें स्पष्ट रूप से जल्दबाजी के साथ लागू किया गया था, जिससे उन्हें अपने संबंधित कार्यों में महारत हासिल करने के लिए बहुत कम समय मिला। एक सुचारू दिनचर्या विकसित करने की तो बात ही छोड़ दें, जिससे उनकी मशीनों की ताकत का पूरा फायदा उठाया जा सके। फिर भी वर्तमान में उनका प्रदर्शन जितना बुरा था, उन्होंने तेजी से सबक सीख लिया। समय के साथ उनकी गतिविधियां सहज होती गईं और उन्होंने पहले मिनट की तुलना में कम गलतियां की। कैओस को अपने समन्वित हमलों से बचने के लिए और अधिक कठोर होना पड़ा। यदि शिकार पलाटन किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ती है, तो हाउसकाई एआई को मेज का नियंत्रण छोड़ने में संकोच करेगा। फिर भी वे इस बार भाग्यशाली रहे क्योंकि जटलैंड ने एक्सोबायोलॉजी में जितना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उसके पास एआई के उपयोग का मुकाबला करने के लिए विशेषज्ञता का अभाव था। किसी भी सक्षम बल ने हैकर्स और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को नियुक्त किया जो बॉट्स और एआई के किसी भी व्यापक उपयोग को दंडित करते थे। लीवार्ड में गिरने के बावजूद डॉक्टर ने फिर भी अपने कैओस से लड़ने का आग्रह किया। कोई भी पक्ष सहमत नहीं हुआ। अब जब कैओस एआई नियंत्रित मेज के खिलाफ अपनी लड़ाई में व्यस्त हो गया, तो वेस को बहुत जरूरी राहत मिली। जब से उसका शरीर मानसिक हमले से स्थिर हो गया, उसने अपने दिमाग और शरीर को कैद में रखते हुए प्रतिबंध के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इससे मदद मिली कि जहां प्रतिबंध ने उसके दिमाग के अधिकांश हिस्से को कवर किया, वहीं यह मुख्य रूप से उसके अवचेतन पर केंद्रित था। किसी तरह यह उसके चेतन मन पर अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब नहीं हो सका, जिससे उसे प्रतिबंध के किनारों को कुतरने की इजाजत मिल गई। जितना अधिक उसने अपने चेतन मन को मुक्त किया, उतनी ही तेजी से वह अपनी उलझन से मुक्त हो गया। उन्होंने अपने दिमाग को मुक्त करने के प्रयासों में सहायता के लिए अपनी नई मुक्त हुई मस्तिष्क क्षमता का उपयोग किया। एक बार जब वे इस चरम बिंदु पर पहुंच गया, तो उसने तुरंत अपनी बेड़ियां तोड़ दी और अपने पूरे दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को भी तेजी से मुक्त कर दिया। सांस लेते और छोड़ते समय उसने कुछ हवा निकाली। उसका हृदय क्रोध से भर गया और उसका जटलैंड अंग ऐसे हिल गया मानो उसे रोका जाना नफरत हो। वेस ने तुरंत अपना पूरा ध्यान विद्रोही अंग को दबाने में लगा दिया। वह अब किसी भी क्षण जमीन पर लेटना नहीं चाहता था। उसके बाद एक स्वागत योग्य आगमन हुआ। लकी ने राहत भरी म्याऊं के साथ अपने मालिक का स्वागत किया। एक विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्राणी के रूप में मानसिक हमले ने मणि बिल्ली को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था। भाग्यशाली। यह तुम्हें फिर से देखा तो अच्छा लगा।
वेस ने बिल्ली को उठाया और प्यार से पालतू जानवर को गले लगाया। मुझे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए आपके पंजों की आवश्यकता होगी। चल दर। वह घूमा और बाहर निकलने के लिए भागने के बजाय बायोलैब की ओर दौड़ पड़ा। जबकि वेस को अपने जीवन से बहुत प्यार था, उसे इस बात की भी गहरी जिज्ञासा थी कि जटलैंड अपनी प्रयोगशालाओं में क्या पका रहा है। क्या होगा अगर डॉक्टर ने मानसिक हमले से भी बदतर कुछ तैयार किया हो। इसलिए लकी को साथ लेकर वेस अत्यधिक संरक्षित प्रयोगशाला क्षेत्र में पहुंच गया। वेस ने मजबूत संरचनाओं के सामने पहरा दे रहे जमे हुए हेक्सापोड्स को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने 3 संरचनाओं को देखा और सबसे छोटी प्रयोगशाला से शुरुआत करने का फैसला किया। लकी के ऊर्जा पंजों की मदद से वे आसानी से ताले को पार कर गए। धिक्कार है, यह तो बकवास है। सबसे छोटी प्रयोगशाला में मुख्य रूप से परिष्कृत कंप्यूटिंग टर्मिनल और इसी तरह के अन्य उपकरण शामिल थे। जटलैंड ने अपना अधिकांश डेटा विश्लेषण और संख्या क्रंचिंग इसी कमरे में किया होगा। प्रयोगशाला में कुछ अल्पविकसित सूक्ष्मदर्शी वगैरह भी थे। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार वेस को एक डेस्क के नीचे छिपा हुआ एक कूलर मिल गया। जब वेस ने इसे खोला तो शीशियों की एक पूरी रैक ने उसकी आंखों का स्वागत किया। उनमें से अधिकांश कोडित लेबल रखते थे जिनका वेस के पास पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। बिना किसी मार्गदर्शक के वह यह पता नहीं लगा सका कि इनमें से कौन सा जहर या दवा है। जो भी मामला हो, वेस ने पास के एक खंभे को पकड़ लिया और सभी शीशियों को दृढ़ता से तोड़ दिया। कूलर से खतरनाक बदबू आ रही थी, इसलिए वेस ने केवल यह सुनिश्चित किया कि उसने लैब से बाहर निकलने और दरवाजा बंद करने से पहले अधिकांश शीशियां तोड़ दीं। चलो अगले पर चलते हैं, लकी। एक और स्वाइप के बाद लॉक को तोड़ दिया। प्रयोगशाला अगले दरवाजे पर थी। वेस ने घबराहट के साथ उसमें प्रवेश किया। क्या? पहली प्रयोगशाला के विपरीत, इसमें वास्तविक नमूने थे। वेस को हेक्सागोन जैसी आनुवंशिक रूप से इंजीनियर की गई राक्षसी का सामना करने की उम्मीद थी। इसके बजाय उसका सामना आधा दर्जन ऊष्मायनित मानव शरीरों से हुआ। वे अपने शरीर से जुड़े कई ट्यूबों और केबलों के साथ अपने स्वयं के पारदर्शी कुंडों में चुपचाप तैरते रहे। शवों के बारे में सबसे भयावह पहलू यह था कि वे डॉक्टर जटलैंड के समान दिखते थे। उस पागल ने अपना क्लोन बना लिया। इससे भी बुरी बात यह है कि क्लोनों में मानव हेक्सापॉड संकर शामिल थे, जबकि मूल जटलैंड ने अभी भी मानव उपस्थिति की झलक बरकरार रखी है। उसने अपने क्लोन विकसित करते समय खुद को प्रतिबंधित नहीं किया था। उन सभी में पंजे या तराजू जैसे विशिष्ट हेक्सापॉड लक्षणों का एक अलग मिश्रण था। एक जटलैंड संकर ने तो पूर्ण सरीसृप सिर को भी अपना लिया, जबकि क्लोन निष्क्रिय दिखाई दिए। जटलैंड ने अपने विकास पर जितना समय खर्च किया, उसे देखते हुए वेस ने कोई मौका नहीं लिया। सबसे पहले उन्होंने निकायों से जुड़ी विभिन्न मशीनों की बिजली बंद कर दी। फिर उसने लकी से अनुरोध किया कि वह वत्स के माध्यम से पंजे लगाए और राक्षसी क्लोनों के दिमाग को नष्ट कर दे। लकी को अपना कार्य पूरा करने में एक तनावपूर्ण मिनट लगा, जबकि मानव जैसे क्लोन बहुत जल्दी नष्ट हो गए। तराजू वाले क्लोनों ने खतरनाक आसानी से उसकी ऊर्जा के पंजे को नष्ट कर दिया। काम पूरा करने के लिए लकी को अपने पंजे उनके मुंह में घुसाने पड़े और उनके दिमाग में अंदर तक घुसना पड़ा। जैसे ही वेस और लकी मध्य प्रयोगशाला से बाहर निकले और सबसे बड़ी प्रयोगशाला के पास पहुंचे, अंततः वे पकड़े गए। जटलैंड गुस्से से चिल्लाने लगा क्योंकि उसने अपना ध्यान एआई नियंत्रित मशीन से हटा दिया। मेरी प्रयोगशालाएं, आपने मेरे प्रयोगों के साथ क्या किया है? वेस ने जटलैंड की धारणा को कोसा, लेकिन अंतिम प्रयोगशाला तक जारी रखा। यह स्पष्ट रूप से लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसकी दीवारें, दरवाजे और ताले मोटाई में अन्य प्रयोगशालाओं से बेहतर थे। उनकी मजबूती के बावजूद लकी को मजबूत ताले को नष्ट करने के लिए केवल कुछ बार और स्वाइप करना पड़ा। आप चूहा, उस प्रयोगशाला से दूर हो जाओ। आखिरकार डॉक्टर ने वेस को इधर उधर घूमते हुए देख लिया।
वह घुसपैठ से इतना भयभीत हो गया कि उसने दृढ़ता से लड़ाई छोड़ दी और कैयस से कूद गया। जबकि चिमेरा में एक शिकार पलाटन के खिलाफ संघर्ष करता रहा, डॉक्टर ने खुद दूरी को कम करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। स्वाभाविक रूप से वेस आसन विनाश से डर गया। फिर भी उसने लैब का दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर घुस गया। जोखिमों के बावजूद वेस यह देखना चाहता था कि जटलैंड इस प्रयोगशाला को क्यों महत्व देता है। उसे एक असामान्य दृश्य का सामना करना पड़ा। वेस को एक दुर्जय हेक्सोपॉड या किसी अन्य जैविक आतंक का सामना करने की उम्मीद थी। इसके बजाय उसे एक ऊष्मायन कक्ष मिला जिसके केंद्र में एक एकल देदीप्यमान फूल था। यह फूल तालाब के बीच में सफेद कमल के फूल जैसा लग रहा था। यह एक कृत्रिम पूल के बीच में चुपचाप आराम कर रहा था, जिसे लगातार एक पुनर्निर्मित डिस्पेंसर से पोषक तत्व दिए जा रहे थे। कंटेनरों के आकार ने उसे बताया कि दीप्तिमान फूल में पोषक तत्वों की तीव्र भूख थी। यह सब कहाँ गया? वेस वास्तव में इसका पता नहीं लगा सका, लेकिन एक बात निश्चित थी, इससे निकलने वाली गंध ने सहज रूप से उसकी भूख जगा दी। उसका पूरा शरीर चिल्ला रहा था कि अगर वह सावधानी से उगाए गए इस फूल को खाएगा तो उसे अकल्पनीय मात्रा में लाभ मिलेगा। समय समाप्त हो रहा है, वेस ने सिर हिलाते हुए खुद को याद दिलाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि फूल किस उद्देश्य को पूरा करता है, लेकिन जटलैंड के जोश के कारण उसे तुरंत निर्णय लेना पड़ा। क्या वह अपने शरीर की सुनेगा, जो फूल के लिए भूखा है, या अपनी प्रवृत्ति की, जिसने उसे एक पूरी तरह से विदेशी जीव को खाने के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी? बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। अंत में वह इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। यदि जटलैंड ने इस शानदार फूल पर इतना प्रयास किया जो पूरी तरह से स्थानीय वातावरण से मेल खाता है, तो यह फूल जटलैंड की आशाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। वेस ने अनुमान लगाया कि जटलैंड ने इसे कहीं और प्राप्त बीज से उगाया होगा। जटलैंड की अपनी गर्दन नीचे करने के बाद वेस ने अब और संकोच नहीं किया। एक बार जब लकी ने ऊष्मायन कक्ष को खोला तो वेस ने कक्ष से निकलने वाली गर्म गैसों को नजरअंदाज कर दिया और फूल को पकड़ लिया। जैसे ही उसने सुंदर पौधे की तैरती जड़ों को छुआ, उसकी त्वचा में झुनझुनी होने लगी। वेस ने लकी को पकड़ते हुए फूल को अपने मुंह में भर लिया। जैसे ही उसने अपना कार्य पूरा किया, उसने अपना गुप्त संवर्धन चालू कर दिया। जैसे ही जटलैंड ने प्रयोगशाला के सामने का हिस्सा तोड़ा, वैसे ही वेस हर तरह के दृश्य से गायब हो गया। जैसे ही लैब का दरवाजा उसके पैरों के नीचे से उछला, पागल डॉक्टर ने उस क्षति को देखा जो वेस ने कुछ सेकंड पहले ही की थी। उन्होंने टूटे हुए चेम्बर के साथ साथ फैलती गैसों को भी देखा। उसकी आंखें उस केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने से पहले हर विवरण पर ध्यान देती थीं जहां एक फूल तैरता था। इस बीच वेस चुपचाप अपने स्टील्थ मॉड्यूल की आड़ में घुस गया। वह टूटे हुए इनक्यूबेशन चेम्बर की ओर लड़खड़ाते हुए जटलैंड को आसानी से पार कर गया और सफलतापूर्वक बाहर निकल गया प्रयोगशाला। एक बार जब वे टूटे हुए दरवाजे को पार कर गया तो उसने जटलैंड से जितना संभव हो उतना दूर जाना चाहा, अपनी गति बढ़ा दी। फूल पहले से ही उसके पेट में विघटित होना शुरू हो गया था। एक अजीब तरह की ऊर्जा में बदल गया जो उसके शरीर के माध्यम से साइकिल चलाने वाले व्यक्ति के समान थी, लेकिन बहुत अधिक शक्ति के साथ। उसके पेट में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा घूमने के बावजूद फूल में अत्यधिक कोमल गुण था। यह ऐसा था मानो इसे उपभोग के अनुकूल बनाया गया हो। ये कौन सी ऊर्जा है? संचय के कुछ सेकेंड के बाद ऊर्जा सीधे उसके आंतरिक ऊर्जा चक्र से आगे निकल गई और उसके मस्तिष्क तक पहुंच गई। ऊर्जा के अचानक प्रवाह ने क्षण भर के लिए उसे शून्य कर दिया। उसका शरीर अचानक बीच में गिर गया, जिससे लकी घबराकर म्याऊं म्याऊं करने लगा। सौभाग्य से गुप्त संवर्धन सक्रिय रहा। जब वेस एक विदेशी प्राणी को खाने के दुष्परिणामों से जूझ रहा था,
जटलैंड अवर्णनीय क्रोध से चिल्लाया और उसके मौलिक शरीर से निकलने वाली एक झटके की लहर से पूरी प्रयोगशाला को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम चोर, मेरा स्वर्गीय फूल लौटा दो। यह 70 वर्षों से अधिक के अनुसंधान की परिणति है। पूरे परिवेश को पलटते हुए जटलैंड ने अपनी मांगें जारी रखी। जैसे ही वह धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गया, उसके शरीर से कष्टदायक मात्रा में गर्मी निकलने लगी। उन्होंने अपने केयस की पूरी तरह से उपेक्षा की, जो धीरे धीरे एआई नियंत्रित मैच की बढ़ती सक्षम टीम वर्क के आगे झुक गया। कैप्टन काइन ने किसी तरह अपने मन और शरीर पर लगे मानसिक बंधनों को भी तोड़ दिया। उसने अपनी अजीब एआई से कार्यभार संभाला और अपने कैथरेक को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाया। भाला चलाने वाले कोलिन मेक ने तेजी से बोझ से दबे केयस के चारों ओर नृत्य किया, जबकि उसकी छाती के अंदर गहरे दबे हुए विशाल चमकते मस्तिष्क को रोकने के लिए उसके तराजू को खोदने की कोशिश की। जबकि लड़ाई जंगल के तथाकथित राजा के खिलाफ हो गई, वे धीरे धीरे अपनी आवेगपूर्ण कार्यवाही से उबर गया। उसे नहीं पता था कि उसने फूल खाकर गलती की है या नहीं, लेकिन उसकी अधिकांश ऊर्जा अचानक उसके मस्तिष्क के एक छेद में प्रवाहित हो गई। कहाँ गई? एक बार जब उसके शरीर से ऊर्जा गायब हो गई, तो वेस ने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। एक पल के लिए उसने सोचा कि ऊर्जा उसके दिमाग को राख में भून देगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इसे नाली में बहते पानी की तरह गायब होते देखेगा। उनके शरीर के प्रारंभिक निरीक्षण से कोई अन्य परिवर्तन नहीं पता चला। मैं अब और देर तक भटकने का जोखिम नहीं उठा सकता, मुझे जाना होगा। वेस ने अपना पलायन फिर से शुरू कर दिया। जैसे ही वह बाहर निकलने के करीब आया, मेलकोर के स्थिर स्टैनिस्लाव के पास से गुजरा। कई देरी से पीड़ित होने के बाद उसकी गुप्त वृद्धि केवल 1 मिनट तक ही चली। वेस को जटलैंड की नजरों से दूर जाना था, नहीं तो उसके सिर पर एक पागल आदमी सवार हो जाता। लानत है, कैसा स्वर्गीय फूल! वह सारी ऊर्जा तुरंत दूसरे आयाम में प्रवाहित हो गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि फूल की शक्ति दृश्यमान आयामों के अलावा अन्य आयामों में से एक में समाप्त हो गई। स्पेस टाइम में केवल समय के साथ अंतरिक्ष के 3 आयाम शामिल थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने लंबे समय से अतिरिक्त आयामों के अस्तित्व को निर्धारित किया है, ज्यादातर विदेशी वस्तुओं के साथ उनकी बातचीत के माध्यम से। फूल को अपनी विशेष विशेषताओं से युक्त करने के लिए बहुमूल्य विदेशी वस्तुओं के साथ पोषित एक अत्यधिक मूल्यवान वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए वेस ने अनुमान लगाया कि फूल जटलैंड की कथित आत्मा का पोषण करने के लिए था, लेकिन वास्तव में इसने ऊर्जा का एक बड़ा भार एक उच्च आयाम के अंदर फेंक दिया। जहां तक वह जानता था, इसका मानव शरीर से कोई लेना देना नहीं था। क्या मैंने एक अमूल्य खजाना यूं ही कूड़े में फेंक दिया? वह मूर्खतापूर्वक आश्चर्य करता रहा। जब तक जटलैंड को पावर अप नहीं मिला, वेस ने अपना काम कर दिया था। अध्याय 193। एक मशीन को चुनौती देने के लिए डॉक्टर जटलैंड ने जितनी ऊर्जा जारी की वे वेस द्वारा देखी गई किसी भी ऊर्जा से अधिक थी। उसके रोम छिद्रों से रिसने वाली भारी मात्रा में गर्मी के कारण उसका शरीर लाल हो गया था। उन्होंने इस बार निश्चित रूप से सारी कसर निकाल ली। मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। वह सबसे बड़े लक्ष्य ओलंपियन के पीछे चला गया। अब तक आदरणीय हेवी मे को बहुत अधिक दुर्व्यवहार सहना पड़ा। इसने न केवल केयस को कई कार्यों में शामिल किया, बल्कि इसे अपने सिस्टम को पूरी क्षमता से चलाने के परिणामों से भी निपटना पड़ा। इसका समग्र प्रदर्शन पहले से ही गिरना शुरू हो गया है। जटलैंड को स्पष्ट रूप से कोई परवाह नहीं थी। वह बस सबसे बड़ी मशीन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से उड़ नहीं सकता था, उसकी दौड़ने और छलांग लगाने की क्षमता अलौकिक स्तर तक पहुंच गई थी। टकराना, वह इतना भयानक हो गया कि जब यह विशाल इमारत के आकार के ओलंपियन से टकराया, तो भारी शूरवीर वास्तव में लड़खड़ा कर वापस गिर गया। टक्कर के साथ एक तेज खड़खड़ाहट की आवाज आई। जटलैंड ने वास्तव में कवच की कुछ परतें उखाड़ दी।
क्या वह अपने शरीर से किसी मेघ को चुनौती दे रहा है? वेस को आश्चर्य हो रहा था क्योंकि अब एक भागता जा रहा था क्योंकि उसका शरीर बोझ से मुक्त हो गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। वेस ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ऐसी घटना का गवाह बनेगा जिसके बारे में कई लोगों ने सपना देखा था। वास्तव में एक मानव ने एक यंत्र को अग्रिम चुनौती दी। इससे भी अधिक, वह वास्तव में लाभ में रहा। अपने शक्तिशाली शरीर और ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति के साथ पागल डॉक्टर शक्ति और गति दोनों का प्रदर्शन किया। जटलैंड ने अजाक्स ओलंपियन को अपना पंचिंग बैग मानकर साहसपूर्वक मैच की प्रधानता पर सभी की धारणा को चुनौती दी। छठी बार अपने शरीर को ढाल पर पटकने के बाद जटलैंड ने अंततः इसकी सभी परतों को तोड़ दिया, जिससे भारी वस्तु बिखर गई। भारी शूरवीर को नियंत्रित करने वाले एआई ने इस पर खराब प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसे कभी भी मानव आकार की राक्षसी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था। इसने अपनी ढाल के खोने को आक्रामक होने के संकेत के रूप में लिया और अपने कष्टदायक धीमे पैर से जटलैंड को मारने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करने लगा। नगण्य कीड़ा, मेरे रास्ते से हट जाओ। जटलैंड ने तिरस्कार पूर्वक एक गहरी, अमानवीय आवाज के साथ गुर्राना शुरू कर दिया। ओलंपियन की छाती के ठीक बीच में कूदने से पहले उसने अपने शरीर को अंदर की ओर खींचा। टकराना। उच्च शक्ति की टक्कर ने ओलंपियन के अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ कवच को नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि केयस को भी ऐसा करने में कठिनाई होगी। उपस्थित सभी लोग वास्तव में अपने जीवन को लेकर चिंतित थे। मैच को चुनौती देने की शक्ति वाला व्यक्ति निश्चित विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। यदि वे मरना नहीं चाहते तो उन्हें उसके बारे में कुछ करना होगा। इसे रोक। कैप्टन काइन चिल्लाईं क्योंकि उनके कैथरेक ने बड़े पैमाने पर स्थिर केयस को अपंग करना बंद कर दिया था और अपने संकटग्रस्त अधीनस्थ की सहायता के लिए घूम गई। उसके प्रवेश ने लड़ाई की गतिशीलता बदल दी। एक फुर्तीले भाले चलाने वाले के रूप में कैथरेक के पास जटलैंड की तीव्र गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त गति थी। इससे मदद मिली कि उसके पास बहुत अधिक सीधी रेखा वाली गति थी और वे आसानी से दिशा नहीं बदल सकता था। जब भी जटलैंड आगे बढ़ता, कैथरेक उसके रास्ते में अपना संचालित भाला घुमाता। यहाँ तक कि अब वह पागल हो चुका था। उसने व्यक्तिगत रूप से केयस के खिलाफ हथियार की शक्ति देखी। चमकदार सफेद भाले की नोक सीधे चिमेरा में के तराजू को चीरती हुई निकल गई। इस प्रकार डॉक्टर हमेशा टाल मटोल कर देते थे। वोल्मार्स। डॉक्टर जटलैंड को रोकें। वोल्मार्स में से 4 ने केयस पर अपना हमला बंद कर दिया और कैथरेक को मजबूत करने के लिए चले गए। भारी क्षतिग्रस्त ओलंपियन के साथ शेष 2 वोल्मार्स ने बेहद साहसी केयस को दबाने का कर्तव्य संभाला। असंख्य गंभीर आघात झेलने के बावजूद यह अभी भी कम नहीं हुआ था। जब तक काइमेरा मेक ने अपने कृत्रिम मस्तिष्क को जीवित रखा, तब तक वह सभी के दिमाग पर दबाव डालता रहा। सौभाग्य से वोल्मार्स को नियंत्रित करने वाले एआई ने जटलैंड के प्रति ओलंपियन की प्रतिक्रिया देखी और बहुत सारे सबक सीखे। कैथरेक की तरह उन्होंने जटलैंड के आरोपों से बचने को प्राथमिकता देने के बजाय अपने फ्रेम से ब्लॉक करने से इनकार कर दिया। जटलैंड की एक बड़ी खामी यह थी कि उसने कभी भी अपनी अविश्वसनीय गति और लचीलेपन का दिखावा करने या उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। उसके मन में व्याप्त क्रोध ने उसे एक आधे अधूरे जानवर में बदल दिया था जो केवल पार्श्विक बल का उपयोग करना जानता था। इस मामले में एआई ने जटलैंड की गतिविधियों का विश्लेषण करने और उसके पैरों के अपना कदम पूरा करने से पहले उसके वेक्टर की भविष्यवाणी करने के लिए अपनी बेहतर प्रसंस्करण गति का उपयोग किया। वोल्मार्स बिना किसी असफलता के उसके हमलों से बचते रहे। कैप्टन काइन ने सभी वोल्मार्स को डॉक्टर को घेरने और विवश करने का आदेश दिया। हालांकि उन्हें उनकी गद्दाओं और लाठियों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, फिर भी अगर उन्हें चोट लगी तो उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। उनके अभेद्य शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमले उन्हें खत्म करने के लिए नहीं थे। इसके बजाय
उन्होंने उसकी लय को बाधित कर दिया और उसकी तेज गति वाली गतिविधियों को रोक दिया। एक बार जटलैंड एक मजबूत स्टाफ स्ट्राइक से उछलकर दूर जा गिरा, उसे संभलने का मौका नहीं मिला। एक विशाल सफेद भाले ने उस पर पीछे से वार किया और उसकी रीढ़ को चीर डाला। इसकी संचालित वृद्धि डॉक्टर के शरीर में मक्खन के गर्म चाकू की तरह घुस गई और बेरहमी से उसके धड़ को पेट से अलग कर दिया। जटलैंड के 2 टुकड़ों में गिरने से समय धीमा लग रहा था। वह दिखने में जितना शक्तिशाली था, अपने आधे शरीर के बिना वह जीवित भी नहीं रह सकता था। जब उसका ऊपरी शरीर गुफा के फर्श से टकराया तो वह हांफने लगा और खून की धाराएं उगलने लगीं। उसने कैथरेक को घूरकर देखा, जिसने धीरे धीरे अपना बेदाग सफेद भाला वापस खींच लिया। उसके खून का दाग कभी उसकी नोक पर भी नहीं लगा। उसका हाथ आगे की ओर बढ़ा, मानो वह अपने हाथों में मेक आकार के भाले को पकड़ना चाहता हो, लेकिन अंततः नीचे गिर गया क्योंकि जटलैंड ने पूरी तरह से अपनी ताकत खो दी। वेस ने राहत की सांस ली। एक आदमी ने इस दिन एक मेक को चुनौती देने का फैसला किया। वह असफल रहा। सब खत्म हो गया। हालांकि कैप्टन काइन पर अभी भी नियंत्रण था। जटलैंड ने अपने शरीर पर इतनी मेहनत की कि शायद वह दिखावा कर रहा हो। कैप्टन ने उसे जिंदा पकड़ने और उसके ज्ञान और रहस्यों के अविश्वसनीय धन को दोहने की संभावना को त्यागते हुए आवेगपूर्वक काम खत्म करने का फैसला किया। कैथरेक के भाले का बटसिरा उसके ऊपरी शरीर पर कई बार लगा, जिससे उसका मस्तिष्क और उसके सभी अंग चल गए। एक बार जब पागल आदमी के अत्यधिक विकसित तापंग पर प्रहार हुआ तो वह तुरंत फट गया। टक्कर के स्थान पर गर्मी का एक बड़ा झोंका आया, जिससे जटलैंड का पूरा शरीर बिखर गया और साथ ही पास में गिरा उसका निचला शरीर भी जल गया। सौभाग्य से जटलैंड से सारी ऊर्जा एक ही बार में नहीं निकलती। यह हवा निकलते गुब्बारे की तरह कई मिनटों तक गर्मी और अन्य ऊर्जा का एक अस्थिर प्रवाह बाहर निकल गया। इस बार युद्ध वास्तव में समाप्त हो गया। कैथरेक दयनीय कैयस के पास लौट आया और उसकी छाती को काटने से पहले उसके अंगों पर कुशलतापूर्वक प्रहार किया। अजीब बढ़े हुए मस्तिष्क को चुभने के बाद मानसिक हमला अंततः समाप्त हो गया, जिससे हर किसी को अपने शरीर और तंत्र पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति मिल गई। हेक्सापोड्स ने भी अपनी क्षमताएं वापस पा लीं, लेकिन मैक्चो ने कष्टप्रद जानवरों पर तुरंत काबू पा लिया। जटलैंड के निर्देशों के बिना जीवादिम प्राणियों में विकसित हो गए जो केवल अपनी जरूरतों की परवाह करते थे। उनमें से आधे गुफा से भागे और जंगल में गायब हो गए। उनमें से किसी ने भी वेस की ओर देखा भी नहीं, जो बाहर निकलने के आधे रास्ते में आराम कर रहा था। उसकी गुप्त शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी उसे जानवरों का डर नहीं था क्योंकि मेलकोर उसकी रक्षा कर रहा था। उनके स्टैनिस्लाव ने किसी भी हेक्सापॉड को गोली मार दी जो उनकी स्थिति के करीब था। एक बार जब बरामद मेज पायलटों ने परिधि सुरक्षित कर ली तो कैथरेक धीरे धीरे वेस के पास पहुंचा। इसका कॉकपिट खुला, जिसमें फेलिसिटी काइन अपने पायलटिंग सूट में दिखी। वह एक एकीकृत इंटीग्रेव मॉड्यूल की मदद से नीचे तैरी और वेस के ठीक सामने उतरी। आप उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं मिस्टर लार्किंसन। मेरे अच्छे दिन आ गए। महिला ने अपनी बाहें अपने कूल्हों पर रख लीं, जबकि उसने अपने हेलमेट वाले सिर से उसे देखा। ऐसा कैसे है कि आप बिना सूट के खुले में जीवित रह पा रहे हैं? डॉक्टर जटलैंड को मेरे आधारभूत मानव शरीर को समायोजित करने में असुविधा हुई। उसने अपने शरीर के साथ जो कुछ भी किया उसे आंशिक रूप से मेरे शरीर पर भी लागू किया। मैं अब पूरी तरह से इंसान नहीं हूँ। अपने लाभ के बावजूद वे वास्तव में उदास लग रहा था। आखिरकार हाइब्रिड का लेबल मानव समाज में एक निश्चित कलंक लगाता है। चूंकि इतनी सारी विदेशी प्रजातियां हर इंसान को मिटा देना चाहती हैं, इसलिए किसी ने भी स्पष्ट विदेशी विशेषताओं का प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं की। इससे परेशानी होने वाली है, कैप्टन काइन ने भविष्यवाणी की। बचाव प्रयास का परिणाम तेजी से आगे बढ़ा।
एक बार जब कैप्टन काइन ने अपनी जीत का संदेश देने के लिए एक मेक वापस भेजा, तो श्रमिकों के साथ परिवहन की एक भीड़ गुफा पर उतरी। चीफ रामिरेज ने मशीन तकनीशियनों की एक भीड़ का नेतृत्व किया, जिन्होंने भारी क्षतिग्रस्त ओलंपियन और कैयस को देखा। पहला काफी हद तक एक अपंग मशीन में बदल गया, जबकि बाद वाला विदेशी विकास की प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करता है। अपंग कैयस को बेस कैंप में वापस ले जाने की कोशिश के कठिन प्रयास की तुलना में ओलंपियन की बर्खास्तगी काफी हद तक एक दिखावे में बदल गई। कुछ एक्सोबायोलॉजिस्ट भी गुफा में पहुंचे, जबकि जटलैंड ने संकेत दिया कि यह केवल कई चौकियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसंधान प्रयोगशालाओं की उपस्थिति अन्यथा साबित हुई। यह निश्चित रूप से उसका प्रमुख ठिकाना रहा होगा। एक्सोबायोलॉजिस्ट ने अन्य विशेषज्ञों की मदद से जटलैंड की प्रयोगशालाओं को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया और संरक्षित किया। हाउज काइन ने भरपूर लाभ कमाया, इस हद तक कि कैप्टन काइन ने उस बिल्ली की तरह व्यवहार किया जिसे कैनरी मिल गई थी। वह स्थिर कैयस को देखते हुए बार बार अपनी हथेलियां रगड़ती थी। उन्होंने न केवल अपार शक्ति का एक अनोखा चिमेरा मेघ बरामद किया, उन्होंने जटलैंड के क्षतिग्रस्त क्लोनों के साथ साथ ढेर सारा डेटा भी बरामद किया। हालांकि जटलैंड ने यह सब इनक्रिप्ट किया था, इसलिए उनकी सामग्री को समझने में कई साल लग गए। जहां तक वेस की बात है, उसके आश्चर्यजनक परिवर्तन ने एक्सोबायोलॉजिस्ट और नियमित डॉक्टरों को चिंतित कर दिया। डॉक्टर मेलो ने उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ली और अभियान के सदस्यों से उन्हें बेस कैंप वापस भेजने का आग्रह किया। इस प्रकार वेस को दिन खत्म होने से पहले आधे बर्बाद बेस कैंप में लौटना पड़ा। परिवहन को रास्ते में कई छिटपुट एक्साबैट लहरों से लड़ना पड़ा। हालांकि उनके अनुरक्षकों ने कुशलतापूर्वक अवसरवादी वन्यजीवों को हरा दिया। यहाँ क्या हुआ? वेस ने अपने तैरते हुए मेडिकल बिस्तर से पूछा। डॉक्टर मेलो ने उनके विरोध के बावजूद उन्हें बिस्तर पर आराम करने के लिए जोर दिया कि वे ठीक हैं। वह लगातार बिस्तर से ही पढ़ाई करती रहती थी। उसने विचलित दृष्टि से उसकी ओर देखा। एक बार जब कुछ भाड़े के सैनिकों को बेड़े की हार का पता चला, तो उन्होंने अतार्किक हिंसा के साथ जवाब दिया। केलर के ब्लेड्स ने एक हिंसक विद्रोह को उकसाया जिसमें कई लोग हताहत हुए, खासकर जब उसने संचार केंद्र पर हमला करने की कोशिश की। कमांडर ट्रेगिस ने हमारे सभी क्वांटम उलझाव नोड्स को नष्ट करने का आदेश दिया। यह विशेष रूप से बुरा लग रहा था। क्वांटम उलझाव नोड्स बेस कैंप और बाकी आकाशगंगा के बीच संपर्क के एकमात्र रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बिना वे कभी भी लॉर्ड काइन और बेड़े से संपर्क नहीं कर सकते थे, किसी और की तो बात ही छोड़िए। मेलो ने अपने बिस्तर को परिवहन से हटाकर एक उपचार सुविधा में निर्देशित किया। वेस ने देखा कि सभी कमरे घायलों से भरे हुए थे, यह सोचने के लिए कि उन सभी को हेक्सापॉड के बजाय अन्य मनुष्यों से चोटें लगीं। क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि हमारी 40 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद हम ग्रोइनिंग आईवी पर अटके रहेंगे? एक एक्सोबायोलॉजिस्ट ने कंधे उचकाए। इन मामलों की परवाह करना मेरा काम नहीं है। मेरी राय में विद्रोहियों ने समय से पहले कार्यवाही की और व्यर्थ में अपनी निराशा व्यक्त की। जब तक तूफानों ने हमारा रास्ता अवरुद्ध नहीं किया है, तब तक हमारे पास अभी भी एक मौका है जिसे हम बना सकते हैं बाहर। इस तरह से कहें तो भाड़े के सैनिक वास्तव में उचित विचार किए बिना हमला कर देते हैं। शायद कमांडर केलर ने गुप्त रूप से आग की लपटें भड़काई और अधिक आवेग वाले भाड़े के सैनिकों को कार्रवाई करने के लिए उकसाया। सौभाग्य से वे असफल रहे, हालांकि हाउस काइन को गंभीर कीमत चुकानी पड़ी। डॉक्टर मेलो ने अनुमान लगाया कि 100 से अधिक मेच क्रियाशील नहीं रहे। आगामी लड़ाई में बेस कैंप की आधी सुरक्षा भी नष्ट हो गई। अब कोई भी हेक्सापॉड का शिकार करने के मूड में नहीं था। कमांडर ट्रेगिस ने अपने अधिकांश मुख्य बलों को अपने बेस कैंप के बचे हुए हिस्से की सुरक्षा के लिए आवंटित किया। जहां तक भाड़े के सैनिकों की बात है जो वफादार बने रहे, उन्हें अधिकतर जत्थों में भेजा गया था ताकि मातृशक्ति की लूट पर निगरानी रखी जा सके।
हम यहाँ कितनी संपत्ति की बात कर रहे हैं। मधुर ने अपने होंठ भींचे। यह कोई ज्यादा रहस्य नहीं है, इसलिए आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। सर्वेक्षणकर्ताओं ने निर्धारित किया कि नस जमीन से लगभग 50 मीटर नीचे तक पहुंचती है। कच्चे खनिजों में कम मूल्य के बहुत सारे अपशिष्ट तत्व होते हैं, लेकिन उन्हें संसाधित करने के बाद आप मोनो एक्सक्लूराइड की कुल मात्रा लगभग 7 किलोग्राम प्राप्त कर सकते हैं। जब वेस ने यह हास्यास्पद आकृति सुनी तो उसके चेहरे पर स्तब्धता छा गई। यह कई CAF बेड़े की आपूर्ति के लिए पर्याप्त मोनो एक्सक्लूराइड होना चाहिए। हाउजकाइन ने इसे बड़ा बना दिया है। ऐसा तभी होगा जब वे इसे पुनर्प्राप्त कर सकें। डॉक्टर मेलो ने धीरे से उत्तर दिया। याद रखें, यदि हम ग्रह छोड़ने में असमर्थ हैं तो उस मोनो एक्सक्लूराइड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जबकि कमांडर ट्रेगिस ने मुझसे वादा किया है कि हाउजकाइन समस्या पर काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया है। उसकी बात बहुत अच्छी थी। अप्रत्याशित लाभ कमाने के बारे में सोचने से वेस का ध्यान इस निराशाजनक तथ्य से भटक गया कि वे शायद अभियान बेड़े द्वारा उठाए जाने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। बेस कैंप के पास जो भी परिवहन और शटल थे, वे केवल सीमित मात्रा में पुरुषों और कार्गो को कक्षा में लाने में सक्षम होंगे। वे शक्तिशाली, कम दूरी के यान थे जिनका उद्देश्य ग्रहों की दूरियों तक माल ले जाना था। उनके पास तारा प्रणाली को पार करने के लिए त्वरण और ईंधन क्षमता का अभाव था, इसलिए वे ग्रोइनिंग सिस्टम के अन्य ग्रहों में शरण भी नहीं ले सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे महंगी A30L ड्राइव के साथ नहीं आए थे, इसलिए वे लंगड़ा कर वापस सभ्य स्थान पर भी नहीं जा सकते थे। हम सचमुच फंस गए हैं। वेस ने अंतिम स्वर के साथ समापन किया। अध्याय 194 ट्रैप। जब जटलैंड ने अपना अंतिम रुख अपनाया तो वेस को सबसे अधिक आघात यह लगा कि वह पूरी तरह से असंतुलित हो गया। अपने फूल को खोने पर उनके अत्यधिक क्रोध ने उनकी कुटिल बुद्धि और धैर्य की सराहनीय क्षमता को किनारे कर दिया। यदि जटलैंड ने अपनी तर्कसंगतता नहीं खोई होती तो उसके पास अभी भी स्थिति को मोड़ने का मौका था। अंत में वह स्वयं से हार गया। आत्मसंयम की कमी के कारण उनकी सारी योजनाएं विफल होगी। वेस को डर था कि उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो मेरा दिमाग कैसा है, डॉक्टर? यह ठीक प्रतीत होता है, लेकिन यह केवल प्रारंभिक मूल्यांकन है। डॉक्टर मेलो ने उसे नवीनतम स्कैन से गुजरते हुए उत्तर दिया। उसने पहले ही उसके रक्त और ऊतक के व्यापक नमूने ले लिए थे। उसने उसके जटलैंड और नियामक अंगों का एक छोटा सा हिस्सा भी काट दिया। अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। डॉक्टर जटलैंड के आकर्षक काम में असंख्य अद्भुत प्रभाव हैं। मैं इस नई तरह की ऊर्जा का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। एक बायोलॉजिस्ट ने कभी भी ऊर्जा के इस रूप का सामना नहीं किया था जिसे केवल विशेष परिस्थितियों के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता था। यह किसी भी मौजूदा स्कैन पर दिखाई नहीं दिया और इसे अपशिष्ट के रूप में छोड़ी गई गर्मी की थोड़ी मात्रा के माध्यम से ही देखा जा सकता है। इससे साबित हुआ कि यह कम से कम ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले कुछ नियमों का पालन करता है। इसलिए आप इसे कम विनाशकारी बनाने का कोई तरीका नहीं खोज सकते। नहीं, उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। हमारे पास मौजूद उपकरणों से हम इस मामले में कोई प्रगति नहीं कर सकते। फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना बेहतर है। अगले कुछ दिनों में डॉक्टर मेलो ने कुछ अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर उनके साथ एक मरीज और परीक्षण विषय की तरह व्यवहार किया, जो इस बात पर निर्भर करता था कि उन्हें क्या पसंद आया। कम से कम लकी के साथ रहते हुए उन्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए कि उसे काटने और उसके सभी अंगों को निकालने जैसा कोई कट्टरपंथी कदम उठाएं। उनके शरीर में किए गए संशोधन वैज्ञानिकों के लिए कुछ नया प्रस्तुत करते थे। उन्होंने हर दिन लगातार कुछ नया सीखा, लेकिन और भी अधिक उनकी पहुंच से बाहर रहा। डॉक्टर जटलैंड एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन वे एक पागल व्यक्ति भी हैं। जब वेस ने पूछा कि क्या उसे अपने परिवर्तनों का पता चल गया है तो मेलो ने समझाया,
साइबर विशेषज्ञ अभी भी उसके डेटा चिप्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खोलने में कई साल लगेंगे। इस बीच हम आपके नए अंगों के कार्यों को समझने में बहुत प्रगति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जटलैंड ने जैविक एन्क्रिप्शन का एक ग्रुप नियोजित किया है। डॉक्टरों ने उसके विभिन्न सुधारों का पता लगाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उन्होंने उसके संदेह की पुष्टि की कि उसका मांस और हड्डियां एक औसत इंसान की तुलना में बेतुके स्तर तक सख्त हो गई थीं। जटलैंड के काम का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह था कि उन्होंने विकिरण क्षति का प्रतिरोध करने की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया। हेक्सापोड्स से इंसानों तक कॉन्स्टेंस ग्रैंड किंगडम के विशेष बलों पर लागू की गई सर्वोत्तम जीन थेरेपी भी इस स्तर की वृद्धि से मेल नहीं खा सकती है। उनकी श्वसन और पाचन प्रणाली में भी बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे खराब चीजें खा सकते थे। वह खुद को सामान्य मानवीय मानकों के अनुरूप ढालने के बारे में सबसे अधिक चिंतित था। क्या वे अब भी उसी हवा में सांस ले सकता है और वही भोजन खा सकता है जैसा वे हमेशा करता था? वहाँ कार्यकुशलता में कुछ कमी आई है, इसमें कोई गलती न करें। हालांकि आपका जटलैंड इन क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से अंतराल बनाता है। अंत में बेस ने विभिन्न प्रकार के वातावरण में ताकत, सहना शक्ति और अनुकूलनशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। वह अपनी नई काया के साथ एक आदर्श खजाना शिकारी और अग्रणी बनेगा। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि मेलो इतना आश्वस्त हो गया कि अपने शरीर को स्वस्थ घोषित कर सके। जटलैंड अपने शरीर में सभी प्रकार के छिपे हुए बम और बूबी ट्रैप छिपा सकता था, लेकिन उस व्यक्ति के अत्यधिक पागलपन के कारण यह पता लगाना मुश्किल हो गया था कि उन्हें कहां दफनाया गया है। एक विसंगति है जिसके बारे में आपको अवगत होना चाहिए। मेलो ने अपने मस्तिष्क का स्कैन उसे सौंपते हुए कहा, आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपके नियामक अंग को स्पष्ट रूप से चिंताजनक तरीके से प्रभावित कर रहा है। आमतौर पर यह एक दूसरा तरीका है, क्योंकि नियामक अंग को अतिरिक्त निर्देश प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे आपका नियमित मस्तिष्क नियंत्रित करने में असमर्थ है। प्रक्षेपण ने क्या हो सकता है इसका एक मॉडल सजीव करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र धीरे धीरे आपके नियामक अंग के साथ विलय हो जाएगा। इसका परिणाम किस प्रकार का होगा यह अभी भी निर्धारित किया जाना बाकी है, लेकिन चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, यदि आप चाहें तो हम अभी भी प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। वे शायद ही अपने बारे में कोई निर्णय ले सके। उन्होंने आधे अधूरे बेस कैंप की सीमित सुविधाओं पर सचमुच अफसोस जताया। एक उचित अस्पताल या अनुसंधान संस्थान उसके शरीर के रहस्यों पर बहुत अधिक प्रगति करेगा। आपके शब्दों से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या इस विलय की शुरुआत उस अजीब स्वर्गीय फूल से हो सकती है, जबकि कोई अन्य स्वर्गीय फूल मौजूद नहीं थे? जटलैंड द्वारा छोड़े गए विभिन्न संदर्भों के कारण अभियान को इसके अस्तित्व के बारे में पता था। अंततः वे इसको स्वीकार करना पड़ा कि उसने एक संदिग्ध विदेशी विकास खाया। सौभाग्य से जटलैंड ने स्वयं इसका सेवन करने का इरादा किया था, इसलिए संभवतः इसका कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं हुआ। हालांकि यह वास्तव में केवल जटलैंड की अद्वितीय काया पर लागू होता है। डॉक्टर जटलैंड ने स्वर्गीय फूल के पोषण पर जितने संसाधन खर्च किए वे आश्चर्यजनक है। यह भी बताता है कि अभियान कभी किसी अन्य शीर्ष हेक्सापोड से क्यों नहीं मिला। उसने उन सभी का शिकार किया और इस फूल को खिलाने के लिए उनके बायोमास की कटाई की। हालांकि यह उन दोनों के लिए काफी चिंताजनक लग रहा था कि वे इसने एक ऐसी चीज खा ली जिसमें ऊर्जा की अत्यधिक उच्च सांद्रता थी। वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। उसके जटलैंड अंग द्वारा चक्रित होने वाली ऊर्जा के मोटे रूप के विपरीत स्वर्गीय फूल की असाधारण ऊर्जा धारा वास्तव में किसी भी प्रकार के नियंत्रण से बच गई। अंत में डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने हाथ खड़े कर दिए और उसे फिलहाल सुरक्षित घोषित कर दिया। उन्हें ऐसा कोई तीव्र खतरा नहीं मिला जो सभ्य स्थान पर लौटने से पहले उसे मार सके।
यानी अगर उन्हें कभी उठाया जाएगा। अभियान बेड़े की हार अभी भी बारिश के सर्वव्यापी बादल की तरह पूरे बेस पर छाई हुई है। एक बार जब बेस को डॉक्टर मेलो की देखभाल से छुट्टी मिल गई, तो वे लकी को उपचार केंद्र से बाहर ले गया और एनसाइन डी अमाटो से मिला। युवा और होनहार ध्वज इस बार बहुत खराब लग रहा था क्योंकि उसने अपना पूरा बायां हाथ खो दिया था। डी अमाटो, आपको क्या हुआ? मुझे लेजर से जलन हुई जिसके कारण डॉक्टरों को पूरा अंग हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। वे मेरे लिए एक प्रतिस्थापन शाखा विकसित कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक्षा सूची में अन्य लोग भी हैं जिनकी बारी पहले आती है। चूंकि डियामाटो ने कोई चिंता नहीं दिखाई, वेस ने अपनी चिंता व्यक्त की। तो आजकल क्या हो रहा है? क्या हम यहाँ से निकलने में कोई प्रगति कर रहे हैं? फिलहाल ग्राउंड साइड टीम को कई नुकसान झेलने पड़े, लेकिन भारी फायदा भी हुआ। मातृभूमि और डॉक्टर जटलैंड ने जो कुछ भी छोड़ा है, दोनों को घर पर भारी मात्रा में क्रेडिट के लिए बेचा जा सकता है। कोई भी इस धन को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। आपको सच्चाई के बारे में जानना चाहिए, डी अमाटो ने कहा और वे इसको एक अलग कार्यालय में जाने का इशारा किया। हम पहले भी विवरण देने में बचत करते रहे हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से एक गलती थी। हमारे कुछ कम स्थिर कर्मचारी जो सतह पर अपनी तैनाती का सामना करने में सक्षम नहीं हैं, उन्होंने व्यापारियों के साथ जो हुआ है उसे लीक कर दिया है, जिन्होंने तुरंत हमला बोल दिया और संचार केंद्र पर कब्जा करने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने हमारे क्वांटम उलझाव नोड्स को क्यों निशाना बनाया? मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वे किसी से भी बचाव के लिए पूछना चाहते थे, जिस तक वे पहुंच सकते थे। उन्हें अब ड्रोनिंग सिस्टम को गुप्त रखने की कोई परवाह नहीं है। यह सच है, लेकिन यह उनका मुख्य लक्ष्य नहीं है। सच तो यह है कि अभियान बेड़ा उन्हें खदेड़ने के लिए तैयार होकर आया था सैंडमैन, जो उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद किया। इसके तुरंत बाद जो हुआ उसने बेड़े को अस्त व्यस्त कर दिया। उन पर शून्य के ड्रैगन ने आक्रमण किया जो थके हुए बेड़े पर टूट पड़े। जैसे ही वेस ने परिणामों की कल्पना की, उसकी रीढ़ में सिमरन दौड़ गई। वह बेड़े की गतिविधियों में कोई विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन वह यह भी जानता था कि लॉर्ड काइन के लिए एक अनुवर्ती हमले को रोकना कितना मुश्किल होगा जब उसे इसका जरा भी संदेह नहीं था। समुद्री डाकुओं को हमारा बेड़ा कैसे मिल गया, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, डी अमाटो ने गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया, जिसने अभियान के भीतर गद्दारों की संभावना का संकेत दिया। हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि आर्क होराइजन को हमारे मुख्य साझेदारों के जहाजों के साथ भारी क्षति हुई है। ड्रैगन ऑफ द वॉयड का लक्ष्य एक ही झटके में अभियान का सिर काट देना था, लेकिन आर्क होराइजन जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक लचीला साबित हुआ। अभियान बेड़े ने कई छोटे जहाजों के साथ साथ कई भाड़े के परिवहन को भी खो दिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि वे लड़ाई नहीं जीत सकते, तो अभियान बेड़ा सभी दिशाओं में बिखर गया, जिससे रहस्यमय समुद्री डाकू फैलने और अपना लाभ खोने के लिए मजबूर हो गए। अत्यधिक क्षतिग्रस्त आर्क होराइजन अंत में सफलतापूर्वक खिसक गया। अभियान बेड़े के अवशेषों का पीछा करने के लिए ड्रैगन ऑफ द वॉयड को छोड़ दें, वेस ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, ग्रोइनिंग सिस्टम तक पहुंचने से पहले उन्होंने मलबे को बचाने में कुछ समय बिताया। वास्तव में समुद्री डाकुओं का बेड़ा इस समय इस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। इस भूमिगत क्षेत्र में रास्ता न बनाने का एकमात्र कारण यह है कि उन्हें प्रवेश द्वार नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्री डाकुओं के बीच कोई सर्वेक्षण करता नहीं है। यह अच्छा और बुरा दोनों लग रहा था। यदि वे तूफानों के दोबारा भड़कने से पहले इस ग्रह से बाहर निकलना चाहते, तो वे शून्य के ड्रैगन के सामने आत्मसमर्पण कर सकते थे। हालांकि समुद्री डाकू अपने बंदियों के प्रति दयालु नहीं माने जाते थे। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि विद्रोही व्यापारियों ने इस भूमिगत गुफा के प्रवेश द्वार के निर्देशांक को संकेत देने की कोशिश की है। यह सही है। पताका ने उसके हाथ का स्टंप पकड़ते हुए मुंह बना लिया। कोई गलती मत करना।
हाउस का इन समुद्री डाकुओं के सामने कभी हार नहीं मानेगा। कमांडर ट्रेगिस ने ऐसा करने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालने का वादा किया है, यहाँ तक कि लगातार 27 वर्षों तक इस ग्रह पर फंसे रहने के लिए खुद को त्यागने की हद तक। डियामाटो ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर अदम्य संकल्प झलक रहा था। इससे यह साबित हुआ कि ग्राउंड साई टीम के मूल सदस्यों को अंतिम बचाव की उम्मीद थी, अगर अभी नहीं तो शायद कुछ दशकों बाद। वे हाउसकाइन के प्रति अपनी वफादारी पर कायम रहे और अपनी भरपूर फसल समुद्री डाकुओं को सौंपने से इनकार कर दिया। वैसे भी शून्य के ड्रैगन कौन हैं? उन्होंने अभियान बेड़े पर 2 बार हमला किया है। हम शायद कभी भी उनकी असली उत्पत्ति नहीं जान पाएंगे। इससे पहले कि हम अपने क्वांटम उलझाव नोड्स को नष्ट कर दें, हमारी जांच से बहुत कम जानकारी मिली है। यहाँ तक कि हाउसकाइन के पास मौजूद विशाल संसाधन और जनशक्ति भी इन प्रतिबद्ध समुद्री डाकुओं को घेरने वाले कोहरे को भेद नहीं सकी। डियामाटो का मानना था कि उन्हें निश्चित रूप से एक शक्तिशाली समर्थक का समर्थन प्राप्त है। तो क्या योजना है? वेस ने अस्थायी रूप से पूछा। क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमें यहाँ से निकाल सके? ऐसा कुछ भी नहीं जो मायने रखता हो। हम सतह पर अपना कार्य पूरा करने में व्यस्त हैं और हम अपना सारा कीमती सामान पैक कर देंगे। हम इस वक्त उम्मीद नहीं खो सकते। दूसरे शब्दों में, उन्हें मुक्ति के लिए स्वर्ग से प्रार्थना करनी पड़ी। समुद्री डाकुओं के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा उनके पास से भागने और ग्रोइनिंग सिस्टम से बाहर निकलने की असंभव समस्या से निपटने के लिए और कुछ भी हाथ में नहीं था। अकेले F-30L सक्षम जहाजों की अनुपस्थिति ने किसी भी काल्पनिक विचार को रोक दिया। अपना काम करने और प्रतीक्षा करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही उनकी 40 दिवसीय अवधि के अंतिम 10 दिन नजदीक आए, वेस ने अपना अधिकांश समय रखरखाव विभाग को अपना सामान पैक करने में मदद करने में बिताया। उन्होंने केएस जैसी अपनी सबसे मूल्यवान संपत्तियों की पुनर्प्राप्ति को प्राथमिकता दी और उन सभी चीजों को पीछे छोड़ने की योजना बनाई जो मूल्यवान नहीं थी लेकिन बड़ी मात्रा में जगह ले ली थी, जैसे कि प्रीफैब संरचनाएं और दीवारें। वेस को आधा संदेह था कि वे केवल पुरुषों और महिलाओं को उनकी निराशा से विचलित करने के लिए काम कर रहे थे। क्या कमांडर ट्रेगिस को वास्तव में बचाव की आशा थी या उसने पहले ही सीमित संसाधनों के साथ एक शत्रु ग्रह पर व्यापक प्रवास के लिए खुद को त्याग दिया था? पूरी दुर्दशा ने अपने बेड़े का समर्थन खोने के सामने उनकी असहायता को प्रदर्शित किया। मेक्स का युग जितना जमीनी अभियानों के इर्द गिर्द घूमता रहा, अंतरिक्ष में लड़ाई ने उनके सभी प्रयासों को विफल कर दिया। 37वें दिन स्थिति बदल गई। एक नए बेड़े ने ग्रोइनिंग सिस्टम में प्रवेश किया। अध्याय 195 नियंत्रण क्या यह हमारा है? वेस ने आंतरिक आधार की ओर चलते हुए पूछा। यह संदिग्ध है, डियामाटो ने जल्दी करने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। उसके लापता हाथ ने उसके समन्वय को बाधित कर दिया। हमारे पास अभी भी जो छोटे सेंसर हैं जो अपनी रीडिंग वापस भेज रहे हैं, उससे पता चलता है कि बेड़ा कई गुना बड़ा है अपने चरम पर अभियान बेड़े की तुलना में। आने वाले जहाजों में से कोई भी कोई पहचानकर्ता प्रसारित नहीं कर रहा है जिसे हम पहचान सकें। क्या कोई चौथा पक्ष तीसरे पक्ष का खेल खराब करने की कोशिश कर रहा है? या फिर रेत वाले अच्छे नहीं थे? यदि आप यही सोच रहे हैं तो यह सैंडमैन नहीं है। दूरी पर भी वे काफी विशिष्ट हैं। गार्ड द्वारा उनकी पहचान सत्यापित करने के बाद वे एक कमांड सेंटर में दाखिल हुए। इन दिनों उनके योगदान ने वेस को आधार तक विस्तारित पहुंच सहित कई विशेषाधिकार प्रदान किए। यहाँ तक कि उन्हें कमांडर ट्रेगिस से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका भी मिला। वह आदमी ऐसा लग रहा था मानो अभियान की शुरुआत के बाद से वह काफी बूढ़ा हो गया हो। ट्रेगिस ने थके हुए तरीके से वेस को अपने कार्यालय में आने का इशारा किया। मैं बस आपकी उपस्थिति का आह्वान करने ही वाला था। कृपया बैठिए। वेस और डियामाटो के बैठने के बाद उसने सबसे पहले जो बात उसके दिमाग में आई उससे पूछना शुरू किया।
समुद्री डाकुओं की स्थिति क्या है? ट्रेगिस ने उसकी मुट्ठी पकड़ ली। वे भूमिगत गुफा के प्रवेश द्वार का पता लगाने के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि अपने पेरोल में एक पेशेवर सर्वेक्षक के बिना भी वे अपने पक्ष में संख्याओं के साथ ग्रोएनिंग आईवी की सतह की खोज और स्कैनिंग कर रहे हैं। उनके पास उपलब्ध प्रसंस्करण शक्ति की मात्रा के साथ वे अब किसी भी समय प्रवेश द्वार की खोज कर लेंगे। तब ग्राउंड टीम को मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। यदि हाल के आगमन अनुकूल रहे तो आधार शिविर को केवल उनके आगमन की प्रतीक्षा करनी पड़ी। यदि वे शत्रुतापूर्ण साबित हुए तो उन्हें पहले की तुलना में और भी कम उम्मीद थी, क्योंकि किसी भी मित्रवत सुदृढ़ीकरण को दुश्मन के दो बेड़े से गुजरना होगा। वे इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाला बेड़ा अनुकूल साबित होगा। यदि समुद्री डाकुआ भी गए तो हम उनसे कैसे बचेंगे? हमारे पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं बची है। इसके अलावा हमारे सभी मेच और मेक पायलट थक चुके हैं। नवीनतम गणना के अनुसार अज्ञात बेड़ा ग्रोएनिंग आईवी की ओर अच्छी गति बना रहा है। यदि शून्य के ड्रैगन एक्सटेंड लेते हैं तो दोनों बेड़े 22 घंटों के भीतर टकराने का अनुमान है। हालांकि बेड़े की व्यस्तता कई घंटों तक खिंच जाएगी, इसलिए हमें लगभग 30 घंटे तक रुकना होगा। 30 घंटे बहुत लग रहे थे। किसी अज्ञात तत्व के आगमन के साथ समुद्री डाकू ग्रह की सतह के नीचे हरे भरे धात्विक जंगल में प्रवेश द्वार खोजने के अपने प्रयासों में तेजी ला रहे होंगे। तब हमें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। ट्रेगिस ने सिर हिलाया। हमारे खनिकों ने पहले ही मद्र लोड निकालना समाप्त कर लिया है, इसलिए हम अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से यहाँ केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि यह अभी भी हमें एक क्षीण शक्ति के साथ छोड़ देता है। सच तो यह है कि मैंने कुछ लोगों को हमारी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मौलिक समाधान अपनाने का काम सौंपा है। यह क्या है? कैओस को ऑनलाइन वापस लाना। क्या? वेस ने अपने मुंह से बेतुके शब्द सुनकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह असंभव है। वह यंत्र बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पहेली है और हम यह भी नहीं जानते कि यह कैसे काम करता है। वेस ने सोचा कि चीफ रामिरेज और उनके लोग विशाल चिमेरा मेघ को हटाने की प्रक्रिया में थे ताकि इसे स्थानांतरित करना आसान हो सके। बेस कमांडर ने उनके दावे से इनकार नहीं किया। यह एक लंबी बात है, लेकिन हमें अपने पास मौजूद हर संसाधन का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे 100 बायोलॉजिस्ट और मेक तकनीशियन पहले से ही जैविक मशीन को काम पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे अभी भी नियंत्रण पद्धति में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपको यह देखना चाहिए कि क्या आप मदद कर सकते हैं। वेस को अपना कार्यभार मिलने के बाद उन्होंने कार्यालय छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि उन्हें अपना शील्ड जनरेटर वापस मिल गया, वह बहुमूल्य जीवन रक्षक उपकरण की तलाश में था। ट्रेगिस ने उसे बताया कि उसके आदमियों को यह एक कोने या किसी चीज में मिला था, लेकिन वेस को पता था कि उन्होंने शायद इसे अपने लिए हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके अत्यधिक उन्नत तालों से हार गए। एक बार जब वे बाहर निकला तो उसने एक गहरी सांस ली और स्थानीय हवा का नमूना लिया। जब से वे रूपांतरित हुआ, उसे अब भारी खतरनाक सूट पहनने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। जहां तक उसका सवाल था, चीजें उपद्रव करने वाली थीं, हालांकि उसने कई अजीब शक्लें भी दिखाईं। कोई भी अन्य इंसान सूट के बिना जहरीले माहौल में जीवित नहीं रह सकता। इसमें मौत जैसी गंध आ रही है। डियामाटो और लकी के साथ वे एक कड़ी सुरक्षा वाली कार्यशाला में चला गया और प्रवेश की अनुमति देने से पहले एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा जांच की गई। कैओस को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक देखभाल मिली। कई विषयों के कार्यकर्ताओं का एक संयोजन सुप्त राक्षस पर रेंगता रहा। उन्होंने इसके यांत्रिक और जैविक दोनों घटकों पर काम किया। काफी प्रभावशाली ढंग से श्रमिकों ने दोनों के साथ अच्छी प्रगति की। घिसे पिटे मिश्र धातु के घटकों को नए सिरे से तैयार किए गए घटकों से बदलने के लिए बहुत कम दिमागी शक्ति की आवश्यकता होती है।
हालांकि वेस को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने इस बारे में उससे सलाह नहीं ली। आखिरकार जटलैंड ने संभवतः बाद के परिवर्धन में सुधार किया, जिसके कारण मेरा मेज पर अधिक बोझ पड़ गया। फिर भी मेक के जीवित घटकों की तुलना में इसका कोई महत्व नहीं था। कुछ एक्सोबायोलॉजिस्ट जिन्हें वेस नहीं पहचानते थे ने अधिकांश क्षतिग्रस्त ऊतकों को पुनर्जीवित करने और ठीक करने में सहायकों की एक टीम का नेतृत्व किया। डॉक्टर जटलैंड की तुलना में उन्होंने बहुत कुछ बनाया, अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रयोगशाला उपकरणों के आधार पर प्रगति कर रहे हैं। आओ वेस, रामिरेज ने तब फोन किया जब वे रैंप से विशाल मशीन को देख रहा था। जब वे इस रैंप पर चढ़े तो उन्हें एक बार फिर चिमेरा मेज की मौलिक महिमा की अच्छी झलक मिली। यह वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने सभी पर शासन किया। कमांडर आपको इससे दूर रखना चाहता था, लेकिन हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। यदि हम इसकी नियंत्रण विधि का पता नहीं लगा पाते हैं तो यह मशीन कबाड़ के ढेर के अलावा और कुछ नहीं है। वेस ने केयस के आंतरिक कामकाज पर एक अधिकार स्थापित करने की हाउसकाइन की इच्छा को समझा। मशीन ने न केवल सजीव और यांत्रिक के अनूठे मिश्रण का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि इसने अपने आकार की किसी भी अन्य मशीन से भी बेहतर प्रदर्शन किया। वैसे भी डॉक्टर जटलैंड ने मेक को कैसे नियंत्रित किया? आपने कैसी प्रगति की है? रखरखाव प्रमुख ने अपने कंधे उचकाए। आपको विशिष्टताओं के लिए एक एक्सोबायोलॉजिस्ट से पूछना होगा, लेकिन संक्षेप में उन्हें इस बड़ी चीज के दिमाग के अंदर कुछ खौफनाक चीजें मिलीं। यह एक मेक पायलट के मस्तिष्क जैसा लग रहा था जिसे जीवित रहने के लिए यातना दी गई थी। खैर, हमने जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म कर दिया और एक मानक कॉकपिट के इनपुट को स्वीकार करने के लिए केयस को फिर से जोड़ने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। जब वेस ने उनकी प्रगति की योजना को देखा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने केयस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उन्होंने छाती की गुहा में एक मजबूत कॉकपिट भर दिया जिसमें विशाल मानसिक मस्तिष्क रखा जाता था, जिसे कैप्टन काइन ने जटलैंड के अंतिम स्टैंड के अंत में पंचर कर दिया था। मैक तकनीशियनों ने कॉकपिट के तंत्रिका इंटरफेस को केयस के तंत्रिका तंत्र से जुड़ने की अनुमति देने के लिए एक एक्सोबायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम किया। मैं आपके प्रति ईमानदार रहूंगा, वेस ने रेखा चित्रों का अध्ययन करने के बाद कहा। मुझे नहीं पता कि न्यूरल इंटरफेस कैसे काम करता है। यह मेरी विशेषज्ञता के क्षेत्र से बाहर है। मेक ट्रेड एसोसिएशन ने तंत्रिका इंटरफेस के संशोधन पर बहुत सख्त सीमाएं लगाईं। गलत निर्णय लेना बहुत आसान होगा जो एक मेक पायलट के दिमाग को खराब कर सकता है। अधिकांश मेक डिजाइनर उस कारण से बिना किसी बदलाव के एक मानक ऑफ द शेल्फ न्यूरल इंटरफेस का उपयोग करने का विकल्प चुनते हैं, और कोई भी कुछ नहीं जानता। बस इस पर एक नजर डालें और देखें कि क्या आप इसे अपनी जगह पर स्थापित कर सकते हैं। समय समाप्त होने के साथ बेस कैंप को आक्रमणकारियों से बचाव के लिए हर संपत्ति की आवश्यकता थी। कमांडर ट्रेगिस ने केयस में बहुत उम्मीदें जगाईं। चिमेरा मेज हाथापाई उन्मुख मेजों में से एक राजा था जिसके पास गति, शक्ति और कवच का एक आदर्श मिश्रण था। वे सबसे पहले छाती क्षेत्र के पास पहुंचे जिसे कॉकपिट के लिए रास्ता बनाने के लिए खोला गया था। एक एक्सोबायोलॉजिस्ट इसके बगल में खड़ा था और समस्या पर अपना दिमाग घुमा रहा था। अरे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि न्यूरल इंटरफेस को काम पर लाने में आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है? यह जटिल है, उस आदमी ने उत्तर दिया, लेकिन मुद्दे को सरल तरीके से समझाया। कायू सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह भी एक जीवित प्राणी है। इस मेरा मेक के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें अपना स्वयं का अवचेतन होता है जो यह निर्णय लेने में सक्षम होता है कि आपको इसे नियंत्रित करने की अनुमति दी जाए या नहीं। जाहिर है, हम डॉक्टर जटलैंड नहीं है, इसलिए यह हमारे नियंत्रण में नहीं आया है। मशीन सोच सकती है। इस मामले के बारे में सुनकर उन्हें पहले से ही सिर दर्द होने लगा। यह उसके द्वारा सीखी गई किसी भी चीज से कहीं ऊपर था।
भले ही उन्होंने लिविंग में कंपनी की स्थापना की, वेस ने कभी भी वास्तविक लिविंग में के साथ काम करने की कल्पना नहीं की थी। हमने विभिन्न तरीकों से अवचेतन मन को मजबूर करने की कोशिश की है, लेकिन कैयस एक शीर्ष हेक्सापोड से प्राप्त एक विशाल प्रणाली है। हमारे पास जो कुछ भी है वह उसे समर्पण के लिए बाध्य नहीं कर सकता। एक बायोलॉजिस्ट ने भी नरम दृष्टिकोण का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अवचेतन ने किसी भी विनती को नजरअंदाज कर दिया। यह चीज सोने के टीले के ऊपर सोए हुए एक प्राचीन ड्रैगन की तरह व्यवहार कर रही थी। इसे जगाने में सक्षम हुए बिना उनके पास इसके सिक्कों के लिए इसके साथ बातचीत करने का कोई अवसर नहीं था। जब उन्होंने लॉग्स को पढ़ा और उनके तरीकों का मिलान किया, तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि एक बायोलॉजिस्ट ने वह सब कुछ करने की कोशिश की जिसके बारे में वे सोच सकते थे। वेस को एक स्पेक्टर के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। अभियान में शामिल होने के बाद से वेस ने इस रहस्यमय घटना के संबंध में अपनी क्षमताओं पर दृढ़ता से मुहर लगा दी। मेक तकनीशियनों की भीड़ के साथ मिलकर काम करने से उनके द्वारा डिजाइन और काम किए गए मेक खराब हो गए, इसलिए एक स्पेक्टर को कभी भी अपने खोल से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हालांकि अब उसे एक ऐसे मेक का सामना करना पड़ा जो एक तरह से जीवित था। यदि वेस एक स्पेक्टर को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में सही था, तो इसका जीवन से एक जटिल संबंध था। क्या वे एक स्पेक्टर के माध्यम से एक जीवित मशीन के साथ संवाद कर सकता है? क्या वे इसे अपने पक्ष में कर सकता है? सबसे पहले वे इसके बारे में कैसे सोचेगा? कुछ भी उद्यम नहीं किया, कुछ भी प्रयास नहीं किया। वेस ने एक बायोलॉजिस्ट को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह बड़बड़ा रहा था और चिमेरा मेज की छाती के पास पहुंच गया। उसने अपनी हथेली उसके कठोर तराजू पर रखी और जानवर से जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने दिमाग का विस्तार किया और ध्यान केंद्रित किया, अन्य सभी विकर्षणों को दूर किया। नए भागों को स्थापित करने वाले मैक तकनीशियनों और क्षतिग्रस्त ऊतकों का इलाज करने वाले एक बायोलॉजिस्ट की आवाजें फीकी पड़ गईं। उसके मन की गहराई में एक शानदार रोशनी स्वर्ग में उठी और विनाश के एक अभूतपूर्व नोवा में जलने की धमकी दी गई। उसने बड़ी पीड़ा से अपने मन को खतरनाक भ्रम से बाहर निकाला। वेस को संदेह था कि यदि उसने छवि को अपने अनुसार चलने दिया तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे साथ यह क्या हो रहा है? वेस मूर्ख नहीं था। उन्होंने इस घटना को स्वर्गीय फूल से गायब हुई ऊर्जा से जोड़ा। उसने बेहोश होकर इसका स्वाद पहचान लिया। इस अजीब घटना ने उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह कॉकपिट छोड़कर लकी की पीठ पर हाथ फेरते हुए एक शांत कोने में बैठ गया। वेस के किड से लौटने के बाद से बिल्ली उसकी उपस्थिति से चूक गई थी और बहुत अधिक ध्यान देने की मांग कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है, लकी? बिल्ली उस पर अज्ञानतापूर्वक म्याऊं म्याऊं करती रही। उसे अपने मालिक की उलझनों से ज्यादा उसकी खरोंचों की परवाह थी। उसके मन में खतरनाक दृश्य ने उसे काफी डरा दिया। क्या वे हर बार अपनी एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश में अपने दिमाग को जोखिम में डाल रहा होगा? उसने ध्यानपूर्वक अपना मन भीतर की ओर डुबाया। कुछ नहीं हुआ। उसने आसानी से अपने विचारों को एक मानसिक ब्लेड में बदल दिया जो उसके दिमाग में तैर रहे किसी भी गलत विचार को काट सकता था। वेस ने पाया कि इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। क्या यह स्वर्गीय फूल का एक और प्रभाव था? मैं इस बारे में निश्चित नहीं हो सकता। यह पिछले कुछ हफ्तों तक जीवित रहने से विकसित हो सकता था। मैं मन के बारे में कोई ठोस निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत कम जानता हूँ। वेस ने धारणाएं बनाने से परहेज किया और इसके बजाय परिवर्तनों को निर्धारित करने का प्रयास किया। अपने फोकस को अपनी इच्छानुसार किसी भी आकार में अस्तित्व में लाना और भी आसान हो गया। उन्हें इस प्रक्रिया का वर्णन करना कठिन लगा। यह ऐसा था मानो उसने असंख्य अर्थों के बादल पर एक विशाल जाल लगा दिया हो। इसने सभी अप्रासंगिक अर्थों को नजरअंदाज कर दिया और केवल उन्हीं अवधारणाओं पर कायम रहा जो वह चाहता था। सही छवि को आकार देना और भी आसान है।
वेस ने एक प्राचीन सेकेंड हैंड इमेज प्रोजेक्टर को प्रीमियम ब्रांड वाले प्रोजेक्टर के साथ अपग्रेड करने की कल्पना की। उनकी छवियों के रिजोल्यूशन और जीवंतता को पर्याप्त उन्नयन मिला। क्या यह उसे सिस्टम की सी रेटिंग और बी रेटिंग के बीच अभेद्य सीमा को तोड़ने में मदद कर सकता है? यह एक और मामला था। एक्स फैक्टर के बारे में उनकी समझ से उस बाधा को तोड़ने के लिए क्रूर बल से अधिक की आवश्यकता थी। इसके लिए उनके तरीकों में विकास की आवश्यकता थी। हालांकि यह अभी भी एक लाभ है। एक अधिक केंद्रित और गहन छवि ने संभवतः उसे उतने ही समय में अधिक जीवन प्रदान करने की अनुमति दी। उसे किसी डिजाइन को अपनी उंगलियों के निशान से भरने की कोशिश में महीनों खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसने यह भी अनुमान लगाया कि एक बार जब वे पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगा तो वे सहयोगात्मक कार्य में दूसरों की उंगलियों के निशान मिटा सकता है। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं उस बिंदु तक पहुंचा या नहीं। उन्होंने केवल अपने शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तनों के साथ ही मिशेल की नोक के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि वे सभी लाभकारी प्रतीत हुए, डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे बदतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। उचित सुविधा में व्यापक परीक्षण के माध्यम से ही वे अपने शरीर के भीतर छिपे कुछ खतरों को उजागर करने में सक्षम हो पाएगा। उसने अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया क्योंकि उसे अभी भी एक काम करना था। एक बार जब वह शांत हो गया तो वे कैलियस के पास आया और उसे फिर से छुआ। इस बार वेस ने एक तरह की मानसिक जांच की और ध्यान से राक्षसी मज के खोल में झांकने की कोशिश की। उसके मन को एक घने अस्पष्ट बादल का सामना करना पड़ा। वेस ने सोचा कि उसे किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ा है जो सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। उसने अपनी मानसिक जांच को थोड़ा मजबूत किया और बादल की गहराई में उतर गया। जांच तब तक जारी रही जब तक कि बादल ने अचानक प्रतिक्रिया नहीं की। वेस तब चिंतित हो गया जब उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे एक बड़े संकट की चेतावनी दी। उमड़ता घुमड़ता बादल प्रतिकूल हो गया और उसकी जांच पर पानी फेर दिया। बादल ने वेस से संबंध स्थापित किया। इसने शत्रुता की भावना व्यक्त की। वेस खाली हो गया। आधे घंटे बाद वे उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से सना हुआ था। अभी क्या हुआ?